What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. कोट देखिए कितनी शानदार है. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. ये जॉन एफ कैनेडी जी की स्टेटमेंट है जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे. देखिए अगर आप ढंग से देखें तो हमारी कंट्री ने हमको क्या नहीं दिया है. हमको पहचान दी है, हमको एक रहने के लिए जगह दी है, हमको सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है जो भी हमको अवेलेबल है. मतलब हमको जॉब वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है, फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराए जाते हैं. हमको जो भी चाहिए वो हमारी कंट्री हमको देती है. फिर भी हम ये पूछते रहते हैं यार हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया. तो कभी भी ये मत पूछिए हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया है. हमेशा ये पूछिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं. अगर हर एक इंडियन इस तरीके से सोचने लगेगा यार फिर इंडिया को कौन रोक सकता है जहां हम इंडिया को ले जाना चाहते हैं. बहुत ही जल्दी देखते ही देखते इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम सर का भी सपना था कि 2022 तक हमको इसको डेवलप्ड कंट्री बनाना है. ठीक है, तो ये सपना भी देखिए हम लोगों को मिलकर पूरा करना है. वो एक सपना देके चले गए हैं पर लेकिन हम लोगों को मिलकर इसको पूरा करना है. जब सब मिलकर साथ में चलेंगे तो ये सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा. आज 29 अप्रैल है. देख लेते हैं हमको कौन से द हिंदू का आर्टिकल है, उसके बाद में पीआईबी डिस्कशन करना है. ये वाला फर्स्ट आर्टिकल है. इसमें बहुत सारी वर्ल्ड की कंट्री है, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर और भी कई सारी कंट्री है, ले लीजिए ब्रिटेन वगैरह हो गए. तो आईटी प्रोफेशनल के लिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है क्योंकि वो वहां पे वीजा प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं आज की डेट में. सिंगापुर ने तो कुछ टाइम के लिए होल्ड पर भी रख दिया है. आर्टिकल को काफी अच्छे तरीके से देखेंगे, काफी कुछ है इसमें डिस्कस करने को. ये वाला आर्टिकल भी काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है. यूएसए को बताया गया है कि किस तरीके से अफगानिस्तान में आज की डेट में अपने स्टैंड लेके चल रहा है और इंडिया को किस तरीके से उसके साथ में मिलकर काम करना चाहिए. ये भी देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं वो कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि मैं आपके लिए ये करूंगा, ये मैं आपके लिए वो करूंगा. किसी भी कंट्री से हमेशा कंट्री से सीधा डायरेक्ट पूछते हैं कि आप हमारे लिए क्या करेंगे अगर हम आपके लिए ये करेंगे तो इस तरीके की पॉलिसी हो सकता है वो इंडिया से भी पूछें. तो आने वाले टाइम में इंडिया को सतर्क रहना चाहिए उसके लिए कि क्या उनको जवाब दिया जाए. ये जेनरिक ड्रग्स से रिलेटेड आर्टिकल है, काफी अच्छी तरीके से लिखा गया है. वैसे तो नॉर्मली जेनरिक ड्रग के ऊपर कई आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं पर लेकिन इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जेनरिक ड्रग आप लिख तो दे रहे हैं पर लेकिन उन ड्रग्स के लिए आपने एक स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं रखा है कि किस तरीके से उनको बनाया जाता है. बस ऐसे ही बना दिया जाता है ठुलमुल रवैये से. तो उसके लिए बोल रहे हैं कि अगर आप उनको लिख रहे हैं तो कम से कम एक प्रॉपर स्टैंडर्ड डिफाइन कीजिए कि उसके हिसाब से उनको आगे लेके चलना है. इस आर्टिकल को भी काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे. ये वाला आर्टिकल जैसे हम लोगों को सभी को पता है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि भूटान जो है, जो BBIN उससे बाहर निकल रहा है. तो अब देखिए भूटान बाहर निकल रहा है पर ये हमें बताया जा रहा है बाहर निकल रहा है वो एक अलग बात है पर लेकिन उसको मतलब थोड़ा समझाना चाहिए कि बाहर नहीं निकलना चाहिए. और अगर भूटान बाहर निकल रहा है तो ऐसा नहीं है कि हमको इसको स्टॉप कर देना चाहिए, हमको इसको कंटिन्यूटी में रखना चाहिए. तो चारों आर्टिकल बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. ये वाला आर्टिकल तो आज सैटरडे है तो इसमें काफी कुछ रहता नहीं है. आइए अब चलते हैं आगे. देखिए आज की डेट में कई सारी कंट्री ऐसी हो गई हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया यूएसए हो गया, यूके हो गया, सिंगापुर हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया. तो कई सारी कंट्री ने बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों पहले 10-15 दिनों के अंदर अंदर बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिससे कि जो आईटी प्रोफेशनल होते हैं उनको अपनी कंट्री में आने के लिए या तो रोक दिया गया है और या फिर उनकी जो पहले जितनी क्वांटिटी में आया करते थे उनकी क्वांटिटी डिक्रीज कर दी है. मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सब आज की डेट में जो आईटी प्रोफेशनल है. और सबसे ज्यादा आप लोगों को पता है कि आईटी प्रोफेशनलिटी में अगर हम लेके आ जाए चीजों को तो इंडिया जो है आज की डेट में सबसे बड़ा हब है. इंडिया में सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशनल पाए जाते हैं और वही उन्हीं के बेस पे वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज चल रही हैं. तो उसी के बारे में यहाँ पे आर्टिकल को डिस्कस किया गया है कि देखिए जिस तरीके से और आईटी को देखा जाए जो कि सर्विस सेक्टर में आता है, हमारी जीडीपी के लिए भी काफी हद तक बहुत ही मतलब अच्छे लेवल पे हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है. और इसके अलावा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने के अलावा और क्या करता है, देखिए जो भी आदमी आईटी में जाता है तो एक कम से कम उसके अंदर वो रहता है जज्बा कि यार अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छे पैसे मिलेंगे. तो उसके लिए भी एक जो यंग इंडियन है उनके लिए भी एक सिंबल का काम करता है कि मतलब एस्पायरेशन बना रहता है बंदों के अंदर कि हमको जाके जॉब करना है इस तरीके से. पर लेकिन आज की डेट में जो प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी निकल के आ रही है, जो एंटी ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी निकल के आ रही है, वो कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है सेंटीमेंट्स जो कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टिंग कंट्री है उनके लिए. और देखिए ये इस तरीके से अगर हर्ट किया जाएगा तो आगे आने वाले टाइम में जो भी बंदे इस फील्ड में जाते हैं उनको सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल इन लोगों ने बना दिए हैं. और ये काफी हद तक जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुआ था, ब्रेग्जिट स्टार्ट हुआ पहले तो, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप जी जीत के आ गए. तो उससे साथ में जैसे ये चीजें निकल के आई, दोनों ने क्यों हुआ है, दोनों एक तरीके से एंटी ग्लोबलाइजेशन को देखते हुए हैं. ठीक है, और ट्रंप जी ने तो आते ये बोल दिया कि भाई अमेरिकन एंड हायर अमेरिकन, तो अमेरिकन को ही खरीद मतलब अमेरिकन की ही दवाई खरीदो और अमेरिकन को ही हायर करो, मतलब उन्हीं को जॉब दो. ऊपर से H1B वीजा, इसको याद रखना, ये इंडिया से
मतलब मैक्सिमम इंडिया में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, यूएसए के द्वारा वीजा दिया जाता है। ये वीजा नॉन इमिग्रेंट वीजा है, ये याद रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने वीजा ले लिया वहां पे जाके और रहने के लिए आप लोगों को जगह मिल जाएगी। ये ओनली प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, पर लेकिन आगे चल के इसका नेगेटिव यूज किया जाता है इंडियन के द्वारा। ये हमने कई आर्टिकलों में देखा है, वो क्या करते हैं आराम आराम से फिर वहां पे रहने के लिए सोचने लगते हैं। तो इसके ऊपर भी आज की डेट में यूएसए वालों ने क्या कर दिया है, पहले जिस क्वांटिटी में दिया जाता था उसको भी घटा के ये कर दिया कि उन्हीं आदमी को दिया जाएगा जो कि मोस्ट स्किल्ड है और हाईयर पेड है, मतलब जिनको हाईएस्ट पेड किया जाता है। तो क्यों क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखिए अगर वहां से यहाँ से कोई एक ऐसा आदमी जा रहा है जिसको ज्यादा पेड नहीं मिलता है, ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है, तो क्या करेगा वहां पे जाके? यूएसए का मानना है, ये मेरी राय नहीं है, कि वो अगर यहाँ पे आएगा तो चोरी चपाटी करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि अपना पेट का पालन तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए उन्हीं आदमी को दिया जाए जो अच्छे स्किल्ड है और जिनको अच्छी सैलरी मिलती है। तो इससे क्या रहेगा, वो एक प्रोफेशनलिटी के वे में यहाँ पे रहेंगे और एक प्रोफेशनल सोसाइटी बनी रहेगी। यूके ने क्या किया, स्क्रैप कर दिया है जो शॉर्ट टर्म वीजा होता है, जिसका भी इंडिया पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने भी कुछ ऐसा ही स्टेप्स लिया है और उसको बोला जा रहा है ये 457 वीजा रूल। तो उनका ये वीजा रूल निकल के आया, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, इसको याद रखना। ये भी इसी तरीके से कर्व किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा नया वहां पे आदमी पहुंच चुके हैं। सिंगापुर ने क्या कर दिया, होल्ड पे डाल दिया है कि अभी कुछ टाइम तक होल्ड पे डाल दिया है, कि इस तरीके से मतलब सबका कहने का मतलब यह है कि सब एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में एंटी ग्लोबलाइजेशन और प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना रहे हैं, अब तक जो आर्टिकल हमने देखा है इसमें सारे में। आगे क्या बोल रहे हैं कि जिस तरीके के स्टेप्स ले रहे हैं, इस तरीके के स्टेप्स को अगर देखते हुए देखा जाए तो ये अभी बहुत अर्ली है कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम देखें, अगर आईटी इंडस्ट्री वाली बात है, तो काफी हद तक काफी चीजें ऑनलाइन होती हैं, फिजिकली प्रेजेंस रहना जरूरी नहीं है काफी चीजों में। तो अभी ये बोल रहे हैं कि अभी अर्ली है कि इन चीजों का अभी एनालिसिस किया जाए कि ये ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, कम इम्पैक्ट डालेगा। पर लेकिन चैलेंज बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक तो इंडिया का बिजनेस अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा था और स्ट्रेंथन रूपी, हमारा पैसा भी अच्छा खासा बढ़ रहा था। हमारे पैसे की वैल्यू जो 67 68 के करीब हुआ करती थी, अब 63 64 के करीब बढ़ रही है। ठीक है, पर लेकिन अगर इंडस्ट्रीज लोबी के नेस्कॉम की देखी जाए, उन्होंने क्या किया, अभी अपना फरवरी का एक एनुअल रिवेन्यू वो किया है, तो उन्होंने उसको क्वार्टर कर दिया एक तरीके से। ठीक है ना, देखिए कुछ चीजें तो बोल रहे हैं कि मतलब इंपैक्ट डालेगा, कुछ चीजें बोल रहे हैं इंपैक्ट नहीं डालेगा। जैसे यहाँ पे बोला भी शॉर्ट टर्म देखने को मिला कि ये होगा या नहीं होगा, पर लेकिन अगर एक प्रॉपर वे में देखा जाए, ये होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है। पहले डेवलप्ड वर्ल्ड जो है ना, वो नहीं जिंदा रह सकता अगर उनको आईटी प्रोफेशनल इंडिया के नहीं मिलेंगे। किसी को भी देख लीजिए यार, बड़ी से बड़ी कंपनी में भी आज की डेट में वहां पे सत्य नंडेला जी ले लीजिए या किसी और कंपनी के किसी भी ले लीजिए, तो बड़े बड़े वहां पे बैठे हैं दिग्गज इंडिया के, जिनकी वजह से वहां की कंपनी चल रही है। और एक तो ये बात हो गई, दूसरी साइड में जो कि हमने बहुत बार, और दूसरी कंट्री भी क्या कहती हैं कि एक वो करते हैं, मतलब फ्रेमवर्क लेके आए थे फैसिलिटेशन ऑफ द ट्रेड के लिए। ये सर्विस में अगर बात आती है निकल के, तो इंडिया के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो डब्ल्यूटीओ के लिए भी अगर मीटिंग हो रही है, तो वहां पे भी कंसर्न का इशू निकल के आएगा कि एक तरीके से जिस तरीके से आपको चीजें रखनी चाहिए थी, कि एक वही होना चाहिए ना। देखिए सब बोल वो क्या कहते हैं, जो डेवलप वर्ल्ड है वो कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में जाना चाहिए आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वहां पे जाने में। तो इसके अपोजिट में इंडिया क्या बोलता है, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा, मार्केट में बेचा जाएगा, आपको फायदा होगा, पर लेकिन इसके अपोजिट में हमको भी फायदा होना चाहिए ना। यहाँ से आप लोग सर्विस प्रोवाइड करो और हम तक सर्विस भेजो, मतलब हमारे लोग जो है यहाँ से वहां तक जाने चाहिए ना। हमारे लोग देखिए, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है, तो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरीके से जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले आदमी है, उनके लिए एक इजी इजी क्रॉस बोर्डिंग का वो रखो कि आदमी इधर से उधर आसानी से जा सके, उस पर कोई आप तलवार न टांगो कि ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उन चीजों को लेकर आप लोगों को काम करना चाहिए। और देखिए ये बोले इंडस्ट्री आज की डेट में देखिए एम्प्लॉय जो देती है 3.5 मिलियन को दे रही है और लगभग 100 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से अगर इसको प्रॉपर में हैंडल करके नहीं चला जाएगा, तो इंडिया को ही नुकसान नहीं होने वाला है और कंट्री को भी बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर इंडिया की आईटी कंपनी अगर यूएसए में भी जा रही है, तो वहां भी वो जॉब प्रोवाइड कराती है, ऐसा नहीं है हम जॉब सीकर हैं, जॉब गिवर भी हैं। तो वही सब चीजें इन्होंने यहाँ पे बोली है। ओके, अभी हमने यहाँ पे नेस्कॉम का जिक्र किया था, तो इस नेस्कॉम के बेस पे यहाँ पे थोड़ा सा इसका देख लीजिए। नेस्कॉम जो है वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड द सर्विस कंपनीज है। ठीक है, तो ये वाली है। तो इसके साथ में ये करती क्या है, जितनी भी इंडियन की आईटी कंपनीज है, ये आईटी में जो वर्क करते हैं और जो बिजनेस प्रोसेसिंग है, जो बीपीओ केपीओ वगैरह आप बोलते हैं, जो सर्विस सेंटर में जो वर्क किया जाता है, तो उनकी इंडस्ट्री उनका सबका देखभाल करती है, क्या उनके लिए काम चल रहा है, मतलब एक तरीके से उनका एनालिसिस टाइप का कर दिया आप, ये सब बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1988 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, जिसको मैंने क्या बताया था, एनजीओ क्या होती है, जो कि एक मतलब किसी भी ना तो कंट्री की गवर्नमेंट पे ना ही बाहर साइड के उस पे उनके रेवेन्यू पे डिपेंड रहती है। ठीक है, यहाँ पे ओनली एक तरीके से दान दिया जाता है, आप लोग ये कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि किसी का वो है कि इतना ही लेना है इतना ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
तो रीजन ये इंडिया की है, तो ये कुछ चीज के लिए इन्फॉर्मेशन है, तो ये आप लोग अगर फैक्चुअल देखना है कुछ देख लीजिएगा। बस ये पता होना चाहिए कि है क्या, कम से कम किसी भी ऑफिस के बारे में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल है, ये नो फुल स्टॉप के बारे में जिक्र किया है ना, हमने कल भी डिस्कस किया था न्यूज एनालिसिस में। इसमें हम लोगों ने देखा था BBIN, ये है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। ठीक है, तो ये एक मतलब एक सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए रोड ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल एग्रीमेंट था। ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट था, तो ये अब तक सही चल रहा था, पर लेकिन भूटान ने अनाउंस कर दिया कि वो इसमें कंटिन्यू नहीं रह सकता है। तो कौन बच गया? बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल बच गया है। सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए था, इजी एसएससी थी 4 कंट्रियों के लिए। तो देखिए इसका अल्टरनेटिव ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि BBIN ये जो बनाया गया, ये कब बनाया गया था? ये तब बनाया गया था जब पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया था मोटर व्हीकल एग्रीमेंट एक्ट को। हम क्या सोच रहे थे? हम सोच रहे थे कि देखिए सबको कंट्री को मिला के साथ में करना चाहिए। सबको किसको? हम सब, एक मिनट यहाँ पे देखिए तब आपको ज्यादा समझ में आएगी। एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट यार, इसको देखिए एक मिनट। अब यहाँ पे देखिए, अगर आज की डेट में किसके मिला के हम बात कर रहे हैं, किस किस को इसमें रहना है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए किस किस कंट्री को यहाँ पे रहने की बात कर रहे हैं। अभी हम किस किस की बात कर रहे हैं यहाँ पे? अभी इंडिया है यहाँ पे, नेपाल है यहाँ पे, भूटान हो गया यहाँ पे और बांग्लादेश हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया? पाकिस्तान ने मना कर दिया। अब पाकिस्तान ने मना कर दिया, इसकी वजह से अफगानिस्तान भी नहीं आ सकता है यहाँ पे। तो अफगानिस्तान के साथ में रोड कनेक्टिविटी खत्म हो गई, तो ये 2 कंट्री वैसे ही चली गई। ठीक है, इसके साथ में जो श्रीलंका के साथ में रोड हम बना नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी है, तो ये वैसे चला गया। और इसके बाद में कौन रह गया? मालदीव रह गया। मालदीव भी इधर हो गया, आइलैंड हो गया, तो उसके साथ में भी हम बना नहीं सकते। तो देखिए 8 कंट्री में तो जो साख की थी, हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि हम 6 कंट्री मिला के बनाते हैं। ठीक है ना, 6 कंट्री मिला के बनाते हैं। 6 कंट्री में से पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान के मना करने से अफगानिस्तान वैसे ही बाहर हो गया, क्योंकि उसके साथ में डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो जो पाक ऑक्युपाइड एरिया से होकर रास्ता जाता है। ठीक है, तो वहां से अफगानिस्तान कट हो गया, पाकिस्तान कट हो गया, ये 2 वैसे ही नहीं है। अब भूटान भी अगर निकल के जा रहा है तो ओनली 3 रह जाएगा। तो ये बात देखने को मिल रही है कि ओनली फिर 3 कंट्री यहाँ पे रह जाएंगी, जिसको लेकर चल रहे थे कि हम 6 कंट्री या 7 कंट्री को मिलकर काम करना है। तो ये वाली बात बोल रहे हैं कि अब सोचने वाली बात हो गई है कि पहले जितनी कंट्री साथ में चल रही थी, अब बहुत ही कम कंट्री रह गई है यहाँ पे। ठीक है ना, तो पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया था, वो करने नहीं चाह रहा था। तो काठमांडू में जो मीटिंग हुई थी, तो पाकिस्तान ने वहां पे बोल दिया था कि मुझे इसमें रहना ही नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के देखिए अलग कंसर्न है, अलग इश्यूज है, जो भी अपना मानते हैं वो। तो इसके लिए देखिए करना क्या था कि इसमें सिस्टम ये था कि अलाउ करेंगे ट्रक या कमर्शियल व्हीकल रहेंगे, वो एक दूसरे के हाईवे यूज करेंगे, आराम से घूमेंगे, आराम से ट्रेड करेंगे, आराम से एक दूसरे के यहाँ को जो भी भेजना है हम लोगों को, आलू टमाटर मटर या जो भी अपना लोहे वगैरह या कुछ भी अपना भेजना है इस तरीके से, तो एक दूसरी कंट्री में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 4 कंट्री में श्रीलंका और मालदीव तो हो ही नहीं सकते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान की वजह से नहीं हो सकता है, तो 4 कंट्री बाहर हो गई। ठीक है, भूटान छोड़ के चला गया तो BIN बन गया, बस बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल का रह गया अभी। तो अभी देखिए इसको बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन विल नॉट इजी, मतलब जो कि ये बाहर निकलने की बोल रहे हैं, तो इनको बोल रहे हैं अगर इसको अंदर लाने की सोचा जाए भूटान को, तो वो ईजी नहीं है। ईजी ना होने का वजह है क्या है कि भूटान के जो सिटीजन है वो बहुत ही प्यार करते हैं, मतलब किससे प्यार करते हैं? इकोलॉजी से। ठीक है ना, तो बहुत ही कंसर्न है, तो उनकी जो अपर हाउस है वहां पे उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको पास नहीं करेंगे। तो इन्होंने अगर ये पास नहीं करेंगे, अगर ये पास नहीं कर रहे हैं इसको, देखिए अगर ये पास नहीं कर रहे हैं उसका एक और रीजन है। रीजन क्या है? एक तो ये पास नहीं कर रहे हैं, रिफ्यूज कर दिया है, तो उसके लिए रीजन क्या है? अभी जो अगर जनता मना कर रही है, तो अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो ये बोल रहे हैं कि आज दिल्ली है, मतलब इंडिया है, उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, उसको थोड़ा सब्र करना चाहिए ये बनाने के लिए। एक बार ये भी देख लीजिए, ये तो दिखाया नहीं मैंने। ये देखिए ये वाला है यहाँ पे, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया यहाँ पे, और ये हो गया बांग्लादेश। तो इनको कनेक्ट करने की बात चल रही है, ये वाला पूरा कनेक्शन की बात चल रही है। ठीक है ना, ये वाला भी आगे आएगा, इसको बाद में दिखाऊंगा। तो ये बात करें तो इंडिया को देखिए अभी थोड़ा-सा सब्र करना चाहिए, अभी आने वाले टाइम में अभी हो सकता है कि इन्होंने अभी रिजेक्ट कर दिया उसको एनवायरमेंटल के चलते हुए, चीज़ों को चलते हुए, पर ये एक गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इश्यू नहीं था, ठीक है ना? ये एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, तो अगर पॉलिटिकल इश्यू नहीं है तो सारी चीज़ तो पॉलिटिकल एंटिटी के हाथ में है ना, तो वो किस तरीके से स्टेप्स लेती है, उस पे फोकस करना चाहिए हमको आगे आने वाले टाइम में, ठीक है? तो हमको इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि अभी नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। हो सकता है आने वाले टाइम में इलेक्शन वगैरह हो, तो फिर से वहाँ पे गवर्नमेंट अच्छे वे में आए और वो इसको मतलब आगे स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो देखिए रोड लिंक की अगर इसको देखा जाए, रोड लिंक की वजह से लगभग 1000 किलोमीटर का जो रूट था, जो शिप की वजह से हम जाते हैं इधर उधर घूम के, अगर इंडिया वगैरह जाता है, अगर इधर से उधर घूम के, तो ये सारा रास्ता मतलब कट जाएगा, मतलब आराम से अगर इंडिया को यहाँ पे जाना है तो आराम से चला जा रहा है।
और भी कई सारे फायदे हो रहे हैं, मतलब इस तरीके से अगर भूटान वगैरह चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पे भी आ सकता है आराम से। नेपाल के लिए भी ऑप्शन मिल रहा है बे ऑफ बंगाल में आने का। तो कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है उनके लिए भी। और देखिए क्या बोल रहे हैं कि सिमिलर इनिशिएटिव इंडिया ने चलाया, एशियन जो हाईवे से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसको बोलते हैं BCIM, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड म्यांमार। ये वाला फोटो ये जो मैं आप लोगों को दिखाने की बात कर रहा था, ये बांग्लादेश ये वाला हो गया ऐसे, ठीक है ना। ये कनमिंग से लेके यहाँ पे कोलकाता तक आ रहा है लगभग। ओके, तो ये वाली चीजें भी हम लोगों ने डिस्कस करी थी, पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाले में इंडिया चल रहा है। देखिए इंडिया जो सिमिलर इनिशिएटिव बना रहा है, ठीक है ना, कॉरिडोर में इसमें हम पार्ट ले रहे हैं, पर लेकिन चाइना की जो वन बेल्ट वन रोड है हम उसमें पार्ट नहीं ले रहे हैं। क्यों पार्ट नहीं ले रहे हैं? उसका रीजन ये है, उसमें पार्ट नहीं ले रहे हैं, वो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया से होके जाता है। हम लोगों ने कई बार देखा है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया से होके जाता है, ये वाले एरिया से होके जाता है, जो यहाँ से आता है होते हुए और यहाँ पे आता है वो, ठीक है ना। तो इसमें हम इसलिए रूट नहीं कर रहे हैं। अगर हमने इसको एक्सेप्ट करे तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि ये पाकिस्तान का पार्ट है, जबकि हमको ये मानना नहीं है। तो ये बात है क्योंकि अगर उसको मान लिया हमने कि उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक अलग बात हो गई। तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं आगे, जो नेक्स्ट वाली लाइन है उसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग में, ठीक है ना। ये तो हो ही गया खैर। ये वाली लाइन जो है, कनेक्टिविटी इज न्यू ग्लोबल करेंसी फॉर ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है ना। तो देखिए एक न्यू ग्लोबल करेंसी बोला है कनेक्टिविटी से, अगर कनेक्टिविटी बना रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से सारी चीजें, आदमी से आदमी कनेक्ट हो जाता है, इकोनॉमिक से इकोनॉमिक कनेक्ट हो जाती है, और पॉलिटिक्स तो इनको हेल्प करती है कनेक्ट करने में, ठीक है। तो इंडिया को भी अपना, इसको इंडिया को भी और दूसरी कंट्रियों को भी ज्योग्राफिकल बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाली है अगर ये इसको लेके आगे चलते हैं, अगर मूव होते हैं फॉरवर्ड। ओके, चलिए पहले वाले के लिए क्वेश्चन बताइए कि नेपाल को कितने देश कनेक्ट करते हैं, मतलब कितने स्टेट कनेक्ट करते हैं इंडिया को, और भूटान को कितने स्टेट टच करते हैं उसको। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन होंगे, तो आप दोनों बताइए कि दोनों के लिए मतलब कितने कितने स्टेट उसको टच करते हैं बाउंड्रीज, ठीक है ना। अब देखिए इंडिया के लिए बात करें, इंडिया और अमेरिका में चॉइस की बात चल रही है यहाँ पे कि कौन से को क्या क्या करना चाहिए। जो चॉइस की बात चल रही है वो किसको लेकर चल रही है, वो चल रही है अफगानिस्तान इशू को लेके, ठीक है ना। तो इंडिया को देखिए, इंडिया के बारे में कई सारी बातें निकल के आ रही है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा पार्टनर है अफगानिस्तान में जिसको एक ट्रस्टी पार्टनर माना जाता है, जिसपे अफगानिस्तान भी ट्रस्ट करता है और वहां की जनता भी ट्रस्ट करती है। तो आर्टिकल में बोला क्या जा रहा है कि इंडिया को सोच समझ के अपने स्टेप्स उठाने चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो यूएसए है वो किस तरीके से अफगानिस्तान में इंगेज हो रहा है, अभी वो ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं, ठीक है। तो जो यूएस के प्रेसिडेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी आज की डेट में चेंज करने लगे हैं। पहले जो बताया जा रहा था चाइना को कुछ बोल रहे थे, वो सारी बातें अभी आगे डिस्कस करेंगे, रिविजन हो जाएगा आप लोगों का। तो देखिए चाइना को पहले बोला था इन्होंने करेंसी मैनिपुलेटर है, करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है ना। करेंसी को अपने को घटा के करेंसी को डिवेल्युएट करके अपना एक्सपोर्ट बढ़ाता है। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जिस दिन ये चाइना के प्रेसिडेंट से मिले उस दिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यार तू तो मेरा लंगोटिया यार है, ठीक है ना, और तुझे मेरी साथ देना है। क्या साथ देना है? नॉर्थ कोरिया का इशू जो चल रहा है, नॉर्थ कोरिया और जो यूएसए वाला इशू चल रहा है, ये वाला देखिए यहाँ पे, नॉर्थ कोरिया और यूएसए वाला इशू चल रहा है, उसको हैंडल करने में तुझे मेरी साथ देना है। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे बोली, तो ये बात निकल के आ गई यहाँ पे। तो ये एकदम पलट गए जो कि उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था। ट्रंप ने क्या बोला, नाटो को उन्होंने बोला था कि मैं इसको बंद कर दूंगा, इसके लिए बोला था कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया। जिस टाइम पे बनाया गया था ये यूएसएसआर को टैकल करने में, अब यूएसएसआर खत्म हो गया तो इसका भी कोई मतलब नहीं रह गया। अभी कुछ टाइम बाद में क्या बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि मिलकर काम करो, 2-2% बजट बढ़ा दो सब अपना डिफेंस के लिए और सिक्योरिटी के लिए, जो नाटो से कनेक्टेड आदमी है। सेम बात इन्होंने जापान को बोली है, साउथ कोरिया को बोली है और ऑस्ट्रेलिया को बोली है। यही बात इन्होंने इनके लिए भी रिपीट करी है कि सब अपना अपना कमर कस लो। अब देखिए सीरिया में इन्होंने बॉम्बिंग कर दी, ये कह रहे थे कि हमको किसी भी कंट्री की इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना है, फिर से इनका स्टेप चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद में फिर ये क्या बोल रहे हैं, यूएस बोल रहे हैं देखिए कि जो हम यूएन को देते हैं, यूएन का जो बजट है उसका 22% बजट हम देते हैं, और 30% जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है, पीस कीपिंग फोर्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये ऐसी फोर्सेज हैं अगर कहीं पे सोमालिया में या सीरिया में या कहीं भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे ये फोर्सेज भेजी जाती हैं, तो वहां पे ये देख रेख करती हैं। तो इसमें कौन सी कंट्री की सबसे ज्यादा इसमें प्रेजेंस है, आप लोगों को ये बताना है। इंडिया भी इसमें टॉप 3 में है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री का है और इंडिया कौन से नंबर पे है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो यूएसए बोल रहा है कि 30% जो बजट है मैं यहाँ पे भी देता हूँ, ठीक है। तो ट्रंप कह रहे हैं कि देखिए सही नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना कि ये सही सही बात नहीं है, देखिए जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, हमको ये नहीं करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं इतना पैसा यहाँ देते हैं, इतना पैसा ये यहाँ देता है, कोई मतलब नहीं है इसका हमारा, हम क्यों तान पुन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे ऐसे ऐसे कमेंट किए। उसके बाद में अफगानिस्तान में आप लोगों ने देखा नान घर जो प्रोविनेंस थी, तो उसमें इन्होंने बम गिरा दिया, जिसको बोला जा रहा था मदर ऑफ ऑल बम, ठीक है ना। मदर ऑफ ऑल बम बोला जाता है GBU 43/B, ये बम का नाम था, मैसिव ऑर्डिनेंस एयर बम, एयर ब्लास्ट, ठीक है ना, एयर ब्लास्ट बॉम्ब, एयर बॉम्ब ब्लास्ट होना चाहिए था, ब्लास्ट बॉम्ब कर दिया,
चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो ये देखिए वहां पे उन्होंने बम गिरा दिया, एक मतलब बिना किसी से सोचे समझे जरा सी देर में वहां पे उन्होंने अपना स्टेप ले लिया, ठीक है। तो जिस तरीके से ये अपने स्टेप्स ले रहे हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट करना कोई अच्छी बात नहीं है। जिस तरीके से अगर कोई सोच रहा है कि इन्होंने बम गिरा दिया, अब ये यूएस में अफगानिस्तान में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम करेंगे, तो ये बहुत अर्ली है, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। अभी रोको और देखो कि आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये अपना जरा सी देर में अगर इनका साथ देना स्टार्ट कर दिया तो फिर जरा सी देर में पैर दबा के निकल लेंगे, तो हम खड़े रह जाएंगे देखते हुए, मुंह ताकते हुए कि यार ये क्या हो गया। अभी ये क्या बोल रहे हैं, देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था, इनके जो जर्नल है, मैंने काम किया था, एमसी मास्टर भी बोला था उस टाइम पे, आप लोगों को याद होगा जब हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने अभी विजिट किया काबुल की, ठीक है ना, इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली, तो यहाँ सब घूम के आ रहे हैं, पूरा अपनी जर्नी अच्छी तय करके आ रहे हैं। तो देखिए जो आए थे उन्होंने ये पूछा आते ही डायरेक्ट यहाँ पे, इंडिया से क्या पूछा, इंडिया से ये पूछा कि आप यूएसए के लिए क्या कर सकते हैं आज। तो इन्होंने ये पूछा, यूएस मतलब ये आ गए यहाँ पे, तो ये पूछना तो ये चाहिए था कि मतलब इंडिया को पूछना चाहिए था कि और कैसे हेल्प करेंगे, आप क्या करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि आस्क नोट व्हाट द यूएसए कैन डू फॉर अफगानिस्तान, यूएसए क्या कर सकता है अफगानिस्तान के लिए, ये पूछा जा रहा है कि आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर यूएसए इन अफगानिस्तान। मतलब इंडिया से क्या पूछा इन्होंने कि ये मत पूछे कि यूएसए क्या कर सकता है अफगानिस्तान में। यहाँ पे मैप देखिए एक बार, कनेक्टिंग ज्यादा रहेगा फिर, ये वाला अफगानिस्तान वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब इन्होंने बोला, तो ये बोला कि ये बताइए कि आप यूएसए के साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं अफगानिस्तान में, ये मत पूछिए कि यूएसए क्या कर सकता है आपके लिए अफगानिस्तान में। इसी तरीके के इनके एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसीलिए वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी सीधा सीधा ये बोलते हैं, बता भाई काम करना है नहीं करना है, नहीं करना है तो अपने घर जा, तू अपने घर मैं अपने घर। डोनाल्ड ट्रंप के भी ऐसे स्टेप निकल के आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इंडिया के लिए सोचने वाली बात है, इंडिया के लिए सोचने वाली बात है कि किस तरीके से उसको प्रिपेयर होना है और किस तरीके से उसको अपने पीस एफर्ट देने हैं, वहां पे डायरेक्ट उनके साथ में मतलब कोलिब्रेट करना है, जाके डायरेक्ट उनके साथ में हाथ में हाथ डाल के, मतलब एक गोली तुम मारो तो दूसरी गोली हम मारेंगे, वो वाला स्टेप्स लेना है, एक सपोर्टिंग वाला काम करना है कि पीछे से चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर दूसरी साइड में देखा जाए तो अफगानिस्तान भी नहीं चाहता है, अफगानिस्तान भी नहीं चाहता। अफगानिस्तान ने बोला कि हमको ज्यादा फॉरेन प्रेजेंस नहीं चाहिए हमको यहाँ पे दूसरी कंट्री के लिए। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को सपोर्टिंग रोल, दूसरा वे क्या है, डायरेक्ट उनके साथ में, देखिए यूएसए के साथ में डायरेक्ट मिलकर हमको काम नहीं करना चाहिए कि उनके साथ में गोली छोड़ रहे हैं, बम छोड़ रहे हैं, वो हमारा काम नहीं है। हमने कभी किसी भी कंट्री के साथ में ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है, जहाँ पे इस तरीके के आदमी हो ट्रम्प जैसे। तो बोल क्या रहे हैं यहाँ पे कि हमको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहिए, देखिए जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो उनको प्रोवाइड कराने चाहिए, उनके सोल्जर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो कि आज की डेट में हम कर रहे हैं, ठीक है ना। टेक्निकल मतलब टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह जो रिपेयर करने चाहिए, मेंटेन जो मिलिट्री हार्डवेयर है, तो उस तरीके से करना चाहिए। पर जो जैसे अभी अगर यूएसए में जो मतलब यूएस क्या चाहता है इंडिया को कि वो क्विकली डिसीजन ले, और डोनाल्ड ट्रंप का तो हमेशा यही रहता है, ये पूछेंगे अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी वहां पे जा रहे हैं मीटिंग करने डोनाल्ड ट्रंप से, तो यहाँ तक आशंका लगाई जा रही है वो ये बोलेंगे उनसे डायरेक्ट, बता भाई हमारे यहाँ हम अफगानिस्तान में हमारी सहायता करेगा, हमारे साथ में मिलकर काम करेगा, हाँ या नहीं। तो इस तरीके से वो यस यू और नो में पूछते हैं, जबकि इस तरीके से डायरेक्ट आंसर नहीं पूछे जाते हैं किसी भी कंट्री के, सब कंट्री के इश्यूज होते हैं, कुछ कंसर्न होते हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप से ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाया जा सकता कि वो इस तरीके से नहीं पूछेंगे, बोला जा रहा है वो इस तरीके से ही पूछेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से अगर वो पूछ रहे हैं तो कई सारे इश्यू आएंगे सोचने के लिए, क्योंकि इंडिया को कई सारे रिलेशन बना के रखने, अगर यहाँ पे इनके साथ में मिल जाएगा तो यूएस और रशिया वाला इशू आ जाएगा। रशिया ये सोचेगा ये तो यार इनके लंगोटिया यार बन गए, तो रशिया चाइना और पाकिस्तान के साथ में और अपने गाढ़े रिलेशन बनाने स्टार्ट कर देगा। तो सजेशन क्या दे रहे हैं बाद में, सजेशन ये दे रहे हैं कि इंडिया को जो है एक तरीके से असिस्टेंट देना चाहिए डिफेंस में, और वो सारी चीजें रखनी चाहिए, कोऑपरेशन वाला टाइप वो रखना चाहिए, इनके साथ में मिलके काम नहीं करना चाहिए कि एक गोली तुम छोड़ो दूसरी गोली हम छोड़ेंगे, वो वाला काम नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यूएसए तो देखो भैया ऐसा आदमी है, वो तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बेस पे काम करता है, प्रॉफिट चल रहा है तो सही चल रहा है, प्रॉफिट नहीं चल रहा है तो अपनी लंगोट कसो और निकल लो यहाँ से। तो ये वाला काम यूएस कर रहा है हर जगह आज की डेट में। तो उनकी इस ढुलमुल रवैये के, बिना पैंदी के लोटे के रवैये में हमको अपने रिलेशन और अपनी प्रेजेंस बेकार नहीं करती है। क्योंकि अगर आप ढंग से देखिए यूएसए कहाँ पे बैठा है, यूएसए यहाँ पे बैठा है, उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो जरा सी देर में निकल लेगा। पर लेकिन हमको मिलके तो यहीं पे रहना है अपने पड़ोसी के साथ में, तो पड़ोसी के साथ में कभी भी रिलेशन बेकार नहीं करने चाहिए, चाहे वो देश का मामला हो चाहे अपने घर का मामला हो, ठीक है। ये वाला आर्टिकल जेनरिक मेडिसिन से रिलेटेड है। जेनरिक मेडिसिन के बारे में हम कई सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जेनरिक मेडिसिन वे मेडिसिन होती है जो कि एक उसी लेवल का केमिकल या उसी लेवल का कंपोनेंट इनमें पाया जाता है जितना कि एक स्टैंडर्ड मेडिसिन में पाया जाता है, उसी की तर्ज पे ये बनाई जाती है। बस ये है कि इनकी क्लिनिकल ट्रायल नहीं होती है, इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू जो चीजें की जाती है वो नहीं की जाती है। जो एक असली और स्टैंडर्ड कंपनी जो काम करती है उसका बस वहां से डेटा उठा लेती है और उसके बेस पे केमिकल कंपोजिशन कर देती है, तो वो जो दवाई बन जाती है उसको जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं। और ये मेडिसिन
उससे बहुत सस्ती होती है, क्योंकि ना तो इन्होंने रिसर्च में पैसा खर्च किया, ना इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसमें पैसा खर्च किया, और ना ही इनको टाइम लगा कहीं पे, तो इसलिए इनका जो रेट है वो काफी सस्ता होता है। ठीक है, तो जेनरिक मेडिसिन एंड डिजिटल एज की बात करें, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ये डिजिटल एज वाला क्या सिस्टम है ये आप लोगों को बाद में समझ में आएगा, लास्ट कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में। पहले आप जेनरिक मेडिसिन वाला फंडा समझ लीजिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सब डॉक्टरों को कहा है कि आज से आप लोगों को मैंडेटरी कर दिया गया है क्या, कि आप लोगों को जेनरिक नाम ही लिखना है, ब्रांड नेम नहीं लिखने हैं। ठीक है, अगर जेनरिक अवेलेबल नहीं है उस नाम की तो आप ब्रांड नेम लिखिए, वरना ब्रांड नेम मत लिखिए। ये बोल रहे हैं यहाँ पे ब्रांड नेम आप लिखवाने को तो बोल रहे हैं, पर लेकिन एक जेनरिक दवाई का जो स्टैंडर्ड है वो तो पहले बताइए कि स्टैंडर्ड क्या है, जेनेरिक दवाई किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि आगे क्या बोल रहे हैं, आर ऑल जेनेरिक ड्रग्स आर इक्वल, क्या ये सारी जेनेरिक ड्रग्स इक्वल हैं, क्या वे उस तरीके की हैं जिस तरीके से होनी चाहिए। यूएस और यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल दे रहे हैं कि वहां पे जो दवाइयां बनाई जाती हैं तो उनको बाई इक्विलेंस बनाया जाता है। बाई मतलब बायो इक्विलेंस, बायो इक्विलेंस का मतलब जो स्टैंडर्ड दवाई में जो कंपोनेंट है, केमिकल्स है, वही जो जेनेरिक दवाई है उसमें कंपोनेंट को वो होते हैं, और तो उनकी बायो इक्विलेंसी का टेस्ट होता है। मतलब जो एक स्टैंडर्ड दवाई है और जो जेनेरिक दवाई है, इनका इक्विवेलेंसी का टेस्ट किया जाता है कि ये इसके लेवल की है या नहीं है, या वैसे ही एक झोला छाप डॉक्टर ने बना के रख दी है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड तरीके से नहीं बनाई गई है, तो उसके ऊपर ये बोल रहे हैं कि वो हमको चेक करना होता है। ओके, तो देखिए जो बायो इक्विवेलेंसी की बात चल रही है, बायो इक्विवेलेंस करना बहुत आसान है, चीपर भी है एक तरीके से, पर लेकिन उस पर निगरानी रखनी चाहिए जिस तरीके से उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर जरा सा भी कंपोनेंट इधर उधर हो गया, डॉक्टर तो लिख देगा, अब कल को क्या होगा, डॉक्टर फंस जाएगा। ठीक है, तो जेनेरिक दवाई को किस तरीके से लीगलाइज सर्टिफाइड करना चाहिए और उसकी क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन रखनी चाहिए, इसके ऊपर भी पूरा फोकस देके चलना चाहिए। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, अगर इस तरीके की दवाई हम लेके चल रहे हैं तो कई सारी चीजें, कई सारे इश्यूज कंसर्न निकल के आते हैं। अगर मान लीजिए अगर कोई भी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर मेडिसन मेडिसन सेंस फ्रंटियर्स, ये इसका नाम ले रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग, जैसे सीरिया में कहीं पे लड़ाई चल रही है या फिर अफगानिस्तान में कहीं पे लड़ाई चल रही है, तो ये वहां पे क्या करते हैं, मतलब एक असिस्टेंट, एक मतलब लोगों की हेल्प करने वाले काइंड ऑफ कैंप वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ पे एडिशन मेडिसिन वगैरह फ्री प्रोवाइड करा देते हैं। वो सब ये जेनरिक दवाई ही लेते हैं जो कि बाई इक्विवेलेंट रहती है। ठीक है, तो इसीलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक तरीके से काउंटर पार्ट होनी चाहिए, मतलब उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाए, तो उस चीज पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया के बारे में बोल रहे हैं कि अब तक कुछ मंथ पहले तक, क्या अभी 3 तारीख की बात कर रहे हैं, 3 अप्रैल से, है ना, 3 अप्रैल से पहले की बात कर रहे हैं, कि हमारे यहाँ पे जो जिस तरीके से बाई इक्विवेलेंट, मतलब वो जो रिसर्च वाला काम हो गया और वो सारा जो टाइम वाला खर्च करने वाली बात हो गई, वो तो काम करते ही नहीं थे। बाई इक्विवेलेंसी जो टेस्ट है उसको भी ढंग से फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, तो उसके बारे में जिक्र किया है, उसको भी ढंग से फॉलो नहीं करके चल रहे हैं यहाँ पे। मतलब बोला गया है कि 4 साल तक उन्होंने कुछ बोला था उसका टाइम पीरियड, पर लेकिन 5वें साल करते थे, तो इतनी ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है वो मतलब बायो इक्विवेलेंसी टेस्ट भी ये फॉलो करके नहीं चल रहे थे, पर लेकिन 3 अप्रैल से मैंडेटरी कर दिया कि आपको ये ढंग से करके चलना ही चलना है। किसके अंदर आता है, ये ड्रग्स एंड द कॉस्मेटिक रूल्स है उसके अंदर आता है, तो बायो इक्विवेलेंसी टेस्ट अब करना ही करना पड़ेगा, कंपलसरी कर दिया गया है 3 अप्रैल से। तो ये बोले 3 अप्रैल से आपने कंपलसरी कर दिया है, तो 3 अप्रैल से कंपलसरी करने का मतलब क्या बनता है, अब तक जो दुनिया भर की दवाई है उसको कैसे पता चलेगा, उसको कैसे देखा जाएगा कि ये क्वालिटी वाली टेस्ट नहीं है, उनको कैसे देखा जाएगा, उनको कैसे रोका जाएगा। तो ये बोला है इन्होंने कि उनमें डिफरेंस करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो नई मेडिसिन आ रही है उसका एक सिंपल सा लोगो बना देना चाहिए, जिससे आदमियों को पता रहे कि कौन सी टेस्टिफाइड जेनरिक दवाई है और कौन सी अनटेस्टिफाइड जेनरिक दवाई है, कौन सी 3 अप्रैल से पहले की है, कौन सी 3 अप्रैल से बाद की है। तो एक आईडी प्रॉपर लिस्टेड करनी चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल रेगुलेटरी, एक तरीके से क्लिनिकल ट्रायल जो रजिस्ट्री है उसमें प्रॉपर एक रेगुलेटर होना चाहिए, प्रॉपर एक सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए कि कौन कौन सी दवाइयाँ कैसी कैसी हैं, तो ये मैंडेटरी बना देना चाहिए, इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और देखिए इंडिया में जो ड्रग की क्वालिटी है उसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि 10% जो ओल्ड ड्रग है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है, ये गवर्नमेंट के हिसाब से है। अगर ढंग से देखा जाए तो ये बोल रहे हैं और भी कई सारी बहुत ज्यादा निकल के आएगी यहाँ पे। तो सॉल्यूशन जो निकल के आ रहा है वो एक तरीके से लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, एक प्रॉपर वे में चीजों को हैंडल करके चलना चाहिए इन आदमी। तो सॉल्यूशन है वो ऐसे नहीं है कि आप रूल और रेगुलेशन बना दे उसके अंदर है, तो एक प्रॉपर वे में चीजों को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि इंडिया में आज की डेट में 36 रेगुलेटर हैं जो कि रेगुलेट करते हैं इन सब चीजों को, 7 यूनियन टेरिटरी हो गए और 29 स्टेट हो गए। तो जो रेगुलेटर है एक तरीके से जो रेगुलेटर है तो पीरियोडिक एक टेस्ट करनी चाहिए, ठीक है ना, पीरियोडिक टेस्ट सैंपल लेके चलना चाहिए। और ये जो टेस्टिंग का सैंपल का डेटा है वो 3 डेटा की बात करें,
तीन तरीके के डेटा पब्लिकली अवेलेबल होने चाहिए। उनमें से क्या होना चाहिए, एक तो जो फर्स्ट टेस्ट लेबोरेटरी में होता, लोगों को पता होना चाहिए, इंटरनेट पे अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा जो होता है जो सेकंड टेस्ट किया गया इन्वेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, ठीक है ना, दूसरा वो होना चाहिए। अगर उसमें कोई फेल पाया जाता है तो थर्ड जो होता है उसके खिलाफ, जिसके खिलाफ जो कंप्लेन वगैरह हुई है किसी भी एजेंसी या मैन्युफैक्चर के लिए, तो उसका जो कोर्ट का जजमेंट हुआ है, ये तीनों अवेलेबल होने चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि जिनकी वो दवाइयां खा रहे हैं वो किस लेवल के आदमी है, ठीक है, वो एक भगवान टाइप के आदमी है, मतलब लोगों के बारे में सोचने वाले हैं, एक कुत्ते टाइप के आदमी है जो कि बस अपने अपने बारे में सोचते हैं। तो उसके बारे में मतलब हम लोगों को देखना चलना चाहिए, क्योंकि जो आदमी यार दवाइयां जिसके ऊपर आदमी की लाइफ डिपेंडेंट रहती है, अगर वो भी ढंग से प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, तो उसको क्या बोला जाए, उसको ये बोला है मतलब कुत्ते को भी एक तरीके से मतलब बोला नहीं जा सकता, क्योंकि यार कुत्ता भी वफादार होता है। ये तो वफादारी की भी सारी हद ब्रीच कर चुके हैं। अगर मेडिसिन यार जिससे आदमी की लाइफ डिपेंड रहती है, उसको भी अगर उसमें भी घपला कर रही है, उसमें भी मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये यही बात बोल रहे हैं, तो सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल करनी चाहिए। तो यही मतलब है डिजिटल इंडिया का, कि लोगों को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उनको पता चले कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यही तो मतलब है डिजिटल इंडिया का, वरना डिजिटल इंडिया गा रहे हो आप, उसका मतलब क्या है। तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए जिससे कि लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, मतलब अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें, अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये सारी चीजें बोले, इस तरीके से हम लोगों को फोकस करके चलना है। ये वाली न्यूज है पीआईबी से रिलेटेड न्यूज है। पीआईबी में देखिए न्यूज थी, अच्छी न्यूज हो सकती है काफी, क्योंकि देखिए आज की डेट में डिजिटल इंडिया की हमने अभी बात किया, तो डिजिटल इंडिया के जो 9 पिलर यहाँ पे इन्होंने बोले गए हैं, 9 पिलर डिजिटल इंडिया के बोले गए हैं। तो आज की डेट में क्या होना जा रहा है, एक एमओयू अंडरस्टैंडिंग, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने जा रही है, ट्राई पार्टाई, मतलब ट्राई पार्टी, तीन पार्टियों के बीच में। तीन पार्टी कौन है, सबसे पहले है बीबीएनएल जिसको बोलते हैं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है ना, तीसरा है बीएसएनएल। तो सारे मिलके एक प्रोजेक्ट के तहत काम करेंगे, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ये भारत नेट, इसके तहत काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या प्रोवाइड कराएंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूरल कनेक्टिविटी, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी सुना था कि जो जितनी भी पंचायत है उनको कनेक्ट करने की बात चल रही है। ये प्रोजेक्ट चलाया जा चुका है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। तो ये प्रोजेक्ट चलाया जाए तो प्रोवाइड क्या करा है, 100 एमबीपीएस स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की प्रोवाइड करानी है। तो भारत नेट जो बोला जा रहा है वो 9 पिलर के ऊपर डिजिटल इंडिया का भारत नेट भी एक पिलर है उनमें से, ठीक है ना। जो 9 पिलर की बात कर रहे हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी की, मतलब रूरल एरिया में जो बात कर रहे हैं कनेक्ट करने की, ठीक है। तो ये देखें 9 पिलर यहाँ पे ये हो गए। सबसे पहला क्या है, ब्रॉडबैंड, एक हाईवे, मतलब ब्रॉडबैंड को ऐसे बनाना है, ब्रॉडबैंड हाईवे बोल रहे हैं इसको। जिस तरीके से हाईवे पे जाते ही गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, इसी तरीके से ब्रॉडबैंड में जाते ही एक इस लेवल की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज वही बोली जा रही है। इसमें आगे बोला जा रहा है ई गवर्नेंस होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सारा टारगेटिंग जो चलना चाहिए सारी अवेलेबल होनी चाहिए। यूनिवर्सल एसेसिस जो फोन है वो सबको फोन अवेलेबल होना चाहिए। फोन भी तभी होगा जब नेटवर्क प्रोवाइड होंगे अच्छे से। ई क्रांति की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में, ठीक है ना। जिस तरीके से मान लीजिए सर्विस प्रोवाइड करानी है, एजुकेशन ऑनलाइन प्रोवाइड करानी है, आज के डेट में जिस तरीके से आप लेक्चर देख रहे हैं ऑनलाइन, तो कहीं पे भी अवेलेबल है। इसी तरीके से हेल्थ की सर्विस ई प्रोवाइड करा सकते हैं हम, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन तो सबको, आईटी जॉब तो प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो ये सारी चीजें पब्लिक इंटरनेट ऐसी जो कि रूरल एरिया में, इसके जो बात कर रहे हैं हम अभी भारत नेट के कनेक्टिविटी के थ्रू, अर्ली हार्वेस्टिंग देखिए अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम मतलब क्या होना चाहिए, जिस तरीके से प्रोग्राम बना दिया है कितनी जल्दी से जल्दी उसका बेनिफिट होना है ग्राउंड लेवल पे, तो उसके उस पर फोकस करना चाहिए। अब भारत ई नेट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये मॉडिफाइड वर्जन है किसका, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर वाला। हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, मैंने आपको ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में भी समझाया था, वो किसके ऊपर वर्क करता है पूरा डिटेल में। मैंने उसके पूरा डिटेलमेंट में डायग्राम के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाया था कि वो वर्क कैसे करता है। तो आप लोगों को बताना है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, नीचे आंसर दीजिएगा इसका, ठीक है ना। एम क्या है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट करने की। तो ये इसका पर्पज है जिसके थ्रू ये काम करना है। आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन कौन कौन मिल रहे हैं वो भी याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है जहां पे भी रूरल कनेक्टिविटी की बात आ रही है। और डिजिटल इंडिया, दो प्रोग्राम मिल गए हैं साथ में, और मिनिस्ट्री का भी नाम आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को पता है देखिए इंडिया होस्ट करने जा रही है अंडर 19 फुटबॉल, ये वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करने जा रही है अक्टूबर में। तो इसको देखते हुए जो CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इन्होंने ओरजा करके ये फुटबॉल की एक टूर्नामेंट कराने चाह रहे हैं। अभी 2017 में गोवा में स्टार्ट होने वाली है टूर्नामेंट। तो इसमें क्या करने जा रहे हैं, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है वो एक तरीके से, ये नाम याद रखना है आपको, ठीक है ना, ओरजा, ठीक है ना। तो इसका नाम याद रखिएगा, ये फुटबॉल की टूर्नामेंट है। और करवाने कौन जा रही है, पैरामिलिट्री फोर्स, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। अभी हमारे 25 जवान शहीद हुए थे पैरामिलिट्री फोर्सेज के, जो कि सीआरपीएफ के थे। तो थोड़ा न्यूज में रहती है चीजें, तो इसलिए थोड़ा याद रखिएगा इसको, ठीक है।
और भी 2-3 फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को याद रखनी है। देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस तो साथ में ही है, ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट, ये बोर्ड ये भी इनके साथ में मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा मिशन मिलियन, ये भी मतलब मिशन 11 मिलियन, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये भी मतलब एक तरीके से फुटबॉल का जो इकोसिस्टम बनाने के लिए, तो मिशन मिलियन ये पूछा जा सकता है किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो 11 मिलियन यहाँ पे बोला गया है। तो ये 3-4 ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट पूछी जा सकती है ये सारी चीजें। ओके, तो ये सारी चीजें अवेलेबल होगी। तो देखिए आज के लिए इतना ही। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और पसंद आया है तो फेसबुक पे इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और इसके अलावा अब सेकंड लेक्चर में मिलते हैं, उसमें अब आपको बाकी की चीजें इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो देखिए दूसरों को शेयर किया कीजिए और एक दूसरे की हेल्प कीजिए मिलके, और इंजॉय कीजिए। तो बी हैप्पी, हेल्प ईच अदर, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।